नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया में आपके साथ प्रियंका मलिक। हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार। दिल्ली से हुई अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी। 8 फरवरी से चल रहा था फरार। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू। देहरादून में हुई रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की पहली बैठक। 3 उप समितियां करेंगी समान नागरिक संहिता के कानूनों को अमल में लाने पर होमवर्क। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ली अधिकारियों की बैठक। आम नागरिकों को असुविधा से बचाने के निर्देश। और कोरोना वॉरियर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। स्वास्थ्य मंत्री के आवास का किया घेराव। स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किए जाने की मांग। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। और सबसे पहले बात करते हैं बड़ी खबर की। हल्द्वानी हिंसा को अंजाम देने वाले मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक को आखिरकार पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हिंसा की घटना के बाद से ही अब्दुल मलिक पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेल रहा था, लेकिन अब उसका ये खेल खत्म करते हुए पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। ये रिपोर्ट देखिए। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। पुलिस की गिरफ्त में आया अब्दुल मलिक। दिल्ली से पकड़ा गया बनभूलपुरा हिंसा का आरोपी अब्दुल मलिक। अब तक पुलिस के साथ खेल रहा था लुका छिपी का खेल। 8 फरवरी को हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हिंसक घटना को अंजाम देने वाला मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक अब तक पुलिस के साथ लुका छिपी का खेल खेलता रहा, लेकिन अब पुलिस ने आरोपी अब्दुल मलिक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया। बता दें कि हिंसा के बाद से ही अब्दुल मलिक की तलाश पुलिस कर रही थी और मलिक पुलिस को चकमा देता रहा, लेकिन अब उत्तराखंड पुलिस को सफलता हाथ लगी है और अब्दुल मलिक पर शिकंजा कसते हुए उसे अपनी गिरफ्त में ले लिया है। हालांकि अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी के बाद ही जमानत याचिका दाखिल की गई। अब्दुल के वकील ने हल्द्वानी के सेशन कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। जमानत याचिका पर 27 फरवरी को सुनवाई होगी। बता दें कि हाल ही में हल्द्वानी हिंसा के मुख्य आरोपी अब्दुल मलिक और उसकी पत्नी सहित 6 लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी करने और आपराधिक साजिश रचने का एक मामला दर्ज किया गया था। हिंसा के बाद से ही अब्दुल मलिक फरार चल रहा था और पुलिस ने उसकी प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया था। आज नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक जो इस हल्द्वानी बनभूलपुरा उपद्रव में जो वांछित था, जिसपे 82-83 की कार्रवाई हुई थी, आज नैनीताल पुलिस ने अब्दुल मलिक को दिल्ली से गिरफ्तार किया है। और इस अच्छे सराहनीय कार्य के लिए माननीय पुलिस महानिदेशक महोदय ने जो गिरफ्तार करने वाली टीम है, इसको 50,000 का इनाम डिक्लेयर किया हुआ है। दरअसल बनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान उपद्रवियों ने पुलिस और नगर निगम की टीम पर हमला किया था। इस हिंसा में 6 लोगों की जान चली गई थी और करीब 300 से अधिक लोग घायल हुए थे। हिंसा के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर उपद्रवियों को धर दबोचा था और इनके पास से अवैध हथियार और कारतूस भी बरामद किए थे। लेकिन हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक पुलिस की गिरफ्त से बाहर चल रहा था, जिसे अब उत्तराखंड पुलिस ने दिल्ली से गिरफ्तार किया है। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। हरिद्वार पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी संत शिरोमणि रविदास मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान सीएम धामी ने संत शिरोमणि रविदास को नमन किया। साथ ही उन्होंने कहा कि जिस तरह से संत रविदास जी ने एकजुटता का संदेश पूरे देश में दिया है, उन्हीं के पद चिन्हों पर हमें चलना चाहिए। देखिएगा, गुरु रविदास की जयंती बड़े उल्लास के साथ मनाई जा रही है। हमारे पूरी पंचपुरी से लोग बाग आते हैं यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी पहुँचे हैं। हमारे माननीय विधायकगण भी पहुँचे हैं। और अभी हमारे जो मंदिर में एक बच्चों की प्रतियोगिता हुई थी, उसमें पेंटिंग प्रतियोगिता थी, भाषण प्रतियोगिता थी, तो उसमें माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा बच्चों को पुरस्कृत किया गया है।
26 फरवरी से देहरादून में शुरू हो रहे उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश दिए गए हैं। शनिवार को विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने अधिकारियों के साथ बैठक की और इस बैठक में सुरक्षा को चाक चौबंद बनाने के निर्देश दिए गए। इसके साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि सत्र के लिए विधायकों ने 300 से ज्यादा प्रश्न लगाए हैं। देखिए, सुरक्षा की बैठक होती है, इसमें हम लोग ये देखते हैं और प्रयास करते हैं कि किस तरह से विधानसभा जो हमारा सत्र चल रहा है वो सुचारू रूप से चले, ढंग से चले, हमारे जनता को भी दिक्कत ना हो, हम लोगों को भी दिक्कत ना हो, सब अच्छे से सत्र चले, सौहार्दपूर्ण वातावरण में सत्र चले। तो तैयारी, चाहे पानी हो, बिजली हो, लॉ एंड ऑर्डर हो, किस तरह से चीज़ें व्यवस्थित रहें सत्र को चलाने में, उसकी आज ये बैठक हुई। उत्तराखंड में यूसीसी को लागू करने की कवायद अब तेज होती दिखाई दे रही है और इसी कड़ी में यूसीसी रूल्स मेकिंग इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की पहली बैठक हुई। देहरादून में हुई इस बैठक में यूसीसी के नियमों को तय करने पर चर्चा की गई। साथ ही जानकारी दी गई कि यूसीसी को लेकर 3 उप समिति काम करेगी। आपको बता दें कि बैठक पूर्व मुख्य सचिव और यूसीसी ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में हुई। इनके साथ दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुलेखा जंगवाल और मन्नू गौर भी बैठक में मौजूद रहे। कमेटी अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने कहा कि समिति की कोशिश है कि आम लोगों को कानून लागू होने के बाद नए नियम बोझ न लगे। तो आज जैसा आपने सही कहा, समिति की पहली बैठक हुई जिसमें हमने ये कार्य योजना तैयार की कि कम से कम समय में जो भी नियमावली बनाई जानी है और उसको कार्य रूप में परिणत करना है, कैसे किया जाए। जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि मुख्य रूप से 3 मोटे काम समिति को करने हैं। पहला काम तो ये है कि जो नियमावली है, आपने अगर यूसीसी का अध्ययन किया हो तो अगेन उसके 3 ब्रॉड पार्ट हैं। एक तो है शादी विवाह, मैरिज एंड डिवोर्स, दूसरा है लिव इन रिलेशनशिप और तीसरा है वसीयत से संबंधी। वसीयत से भी संबंधित 2 भाग हैं, एक तो इंटरस्टेट सक्सेशन है और दूसरा टेस्टामेंटरी सक्सेशन है। अब हमें देखना है कि तीनों के लिए जो रूल्स बनने हैं वो कम से कम समय में हम कैसे बनाएं। आज ये तय हुआ है कि इस काम के लिए एक उप समिति लगातार काम करेगी डेली बेसिस पे, ताकि कम से कम समय में इसे कार्य रूप में परिणत किया जाए। लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह से कोई चूक या कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती और यही कारण है कि 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी जिन सीटों पर कमजोर साबित हुई थी, अब उन सीटों पर मजबूत स्थिति में आने के लिए पार्टी खास प्लान तैयार कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव पर बीजेपी की पैनी नजर, चुनाव की तैयारी में नहीं कोई कसर, कमजोर सीटों के लिए बीजेपी का खास प्लान, जहां मिली हार वहां पार्टी जीतने को तैयार। आगामी लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी किसी भी तरह से कोई चूक या कमी नहीं छोड़ना चाहती। यहां तक कि बीजेपी एक खास रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने का प्लान तैयार कर रही है, जिसके तहत पार्टी को जहां कमजोरी महसूस हो रही है वहां मजबूती पाने का लक्ष्य लिए काम करती दिख रही है। इसी कड़ी में अब बीजेपी का फोकस खास तौर पर उन सीटों पर है जहां 2022 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को हार का सामना करना पड़ा था या फिर जीत का मार्जिन बेहद कम रहा। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में 70 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें हासिल की थी बीजेपी ने, जिसमें से 19 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने कब्जा किया, तो वहीं 2 सीट बसपा और 2 सीट निर्दलीय के खाते में गई। लेकिन लोकसभा चुनाव को देखते हुए बीजेपी ने हारी हुई 23 विधानसभा सीटों पर मजबूती के लिए खास प्लान तैयार किया है, जिसके तहत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट 23 विधानसभा सीटों का दौरा करेंगे। पार्टी की मजबूती के लिए मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष जनता के बीच जाकर सरकार की योजनाओं को रखेंगे। आप दोनों एक साथ 19 स्थानों से कर रहे हैं? जी बिल्कुल, हमने 23 जो हमारी विधानसभा है उन विधानसभाओं के कार्यक्रम, संगठन के कार्यक्रम सब की बैठकें हैं, पन्ना प्रमुख से हमारा बैठना होगा और बड़े सम्मेलन में उस क्षेत्र में करें। मेरा और मुख्यमंत्री जी का एक साथ सामूहिक 23 विधानसभा दौरा का प्रथम चरण में, उसका सभी विधानसभा में जाना होगा। बीजेपी की रणनीति पर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि कांग्रेस का फोकस इससे अलग है। कांग्रेस के लिए सभी विधानसभा सीट खास महत्व रखती है और हर विधानसभा सीट पर पार्टी को लोकसभा चुनाव में जीत मिले, इस लक्ष्य के साथ मैदान में उतर रही है। देखिए, ये उनका अपना अपनी रणनीति है।
बीजेपी को लगता है कि जहां वो हारे हैं उस पर हम करेंगे, बाकी तो हम जीते वहां हम जीतेंगे, ऐसा होता नहीं है। खैर अपना अपना विवेक है, बीजेपी अपने तरीके से चल रही, मैं अपने, मुझे सारी सीटों में मेहनत करनी है। मैं इस बात को फोकस कर ही नहीं रहा कि कहाँ मेरा विधायक है कहाँ नहीं है, क्योंकि अगर मैं ये फोकस करूंगा तो फिर हम लड़ाई नहीं लड़ सकते। मुझे हर सीट पर बेहतर प्रदर्शन करना है और उसके लिए मैं अपने संगठन को मजबूत कर रहा हूँ। बीजेपी का ये खास प्लान हारी हुई सीटों को अपनी झोली में डालने के मकसद से तैयार किया गया है, लेकिन देखना होगा कि जिन सीटों पर बीजेपी को वोटर्स का कम आशीर्वाद मिला, क्या उन सीटों पर मतदाताओं का मूड बदलने में बीजेपी कामयाब हो पाती है या फिर नहीं। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से मनीष डंगवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव से पहले पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। बीते कुछ दिन पहले जहां ईडी ने हरक के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी, तो वहीं अब पूछताछ के लिए हरक सिंह समेत उनके कई करीबियों को ईडी ने समन भेजा है। ये रिपोर्ट देखिए। लोकसभा चुनाव आया, हरक के लिए ईडी का समन लाया। सियासी संग्राम से पहले हरक सिंह रावत को मुश्किलों में फंसाया। लोकसभा चुनाव की तपिश के बीच उत्तराखंड की सियासत में कद्दावर कद रखने वाले हरक सिंह रावत इन दिनों मुश्किलों में फंसते दिख रहे हैं। चुनावी संग्राम से पहले हरक सिंह रावत को ईडी का सामना करना पड़ रहा है। पाखरो रेंज घोटाले में मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरण से संबंधित पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत समेत अन्य लोगों को ईडी ने अब समन भेजा है। ईडी ने हरक सिंह रावत को 29 फरवरी को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय बुलाया है। इसके अलावा हरक सिंह रावत के करीबी लक्ष्मी राणा को 27 फरवरी और आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक को 28 फरवरी को अपने कार्यालय तलब किया है। बता दें कि इसी महीने बीती 7 फरवरी को उत्तराखंड समेत 3 राज्यों में एक साथ ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान लगभग 1 करोड़ की नकदी, 80 लाख के गहने और करोड़ों की प्रॉपर्टी के दस्तावेजों को लेकर ईडी ने पूछताछ के लिए समन भेजा है। दरअसल ईडी ने इस छापेमारी में हरक सिंह रावत, आईएफएस अधिकारी सुशांत पटनायक के ठिकानों पर छापा मारा था। इस दौरान आईएफएस अधिकारी पटनायक के घर पर इतना कैश बरामद हुआ कि वहां पर नोट गिनने के लिए मशीन तक मंगवानी पड़ी। इसके अलावा पूर्व डीएफओ किशन चंद और अन्य अफसरों के घर पर कैश और गहने ईडी ने जब्त किए थे। इसी क्रम में ईडी ने रावत की करीबी लक्ष्मी राणा की लॉकर खुलवाकर वहां से 45 लाख रुपए के जेवर बरामद किए थे। ईडी इस मामले में मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच कर रही है। बता दें कि 2019 में जिम कॉर्बेट पार्क में जंगल सफारी बनाने को लेकर हजारों पेड़ काटे गए थे। साथ ही कंक्रीट की दीवारों के नाम पर सरकारी संपत्ति का दुरुपयोग हुआ। उस वक्त हरक सिंह रावत बीजेपी सरकार में कैबिनेट मंत्री थे और उन पर यह आरोप लगा था कि उनके संरक्षण में ही तत्कालीन डीएफओ किशन चंद ने सरकारी पैसों और नियमों का उल्लंघन करके पेड़ों का कटान किया। और अब इस मामले में जांच की आंच हरक सिंह रावत तक पहुंची है। यही कारण है कि ईडी ने हरक सिंह रावत समेत उनके करीबियों के ठिकानों पर छापेमारी की थी, जिसमें कई दस्तावेज समेत करोड़ों का कैश बरामद हुआ था। अब इस पूरे मामले में पूछताछ के लिए ईडी ने हरक सिंह रावत, लक्ष्मी राणा समेत पटनायक को समन भेजा है। ऐसे में माना जा रहा है कि चुनावी समर में हरक सिंह रावत की मुश्किलें आगे और बढ़ती नजर आएंगी। रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं कांग्रेस ने इसे बदले की भावना से की जा रही कार्रवाई करार दिया है। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि अगर हरक सिंह रावत पर कार्रवाई की जा रही है तो तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, हरक सिंह जी को जानबूझकर सरकार बदले की भावना से उनके ऊपर कार्रवाई कर रही है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव नज़दीक है। अगर हरक सिंह जी इतने ही बेईमान थे तो इन्होंने अपनी सरकार में मंत्री क्यों बनाया था, क्यों इनको वहाँ ले गए थे? और जिस केस में इनको सम्मन किया जा रहा है, क्या उस केस में तत्कालीन मुख्यमंत्री को सम्मन नहीं किया जाना चाहिए? मुख्यमंत्री तो वही थे, बिना मुख्यमंत्री के मर्जी के कैबिनेट मंत्री ने कैसे काम कर लिया, ये तो और बड़ी बात है।
लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी में प्रत्याशियों के नामों पर मंथन जारी है। नैनीताल लोकसभा सीट के लिए प्रत्याशियों के चयन को लेकर रायशुमारी की जा रही है, जिसमें राज्यसभा सांसद कल्पना सैनी, देवप्रयाग से विधायक विनोद कंडारी ने नेताओं के साथ चर्चा की। उन्होंने कहा कि पार्टी के भीतर सभी लोगों से अलग अलग स्तर पर बातचीत की जा रही है। आम कार्यकर्ता से लेकर पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक बातचीत करने के बाद ही जिताऊ उम्मीदवार को मैदान में उतारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के हिसाब से तैयारी करती कहाँ है, वो तो हर समय अलर्ट मोड पर होती है। चुनाव नजदीक है, अभी तो आचार संहिता भी नहीं लगी। तो इनके मन की बात सुनेंगी मैडम? आप क्या सुनने आई हैं? मतलब कार्यकर्ताओं से? अपने कार्यकर्ताओं से मिलने आई हूँ और हम कार्यकर्ता आपस में मन की बात तो सदैव करते हैं और अभी 28 तारीख को अपने प्रधानमंत्री जी की बात सुनने जा रहे हैं मन की। अपने कार्यालय में आया हूँ। निश्चित तौर पर एक पार्टी ने क्राइटेरिया तय किया है किन लोगों से जो है संवाद करना है। निश्चित तौर पर यह हमारी पार्टी के अंदर देखिए आम जनमानस आम कार्यकर्ता से बात ली जाती है। निश्चित तौर पर एक जो पार्टी ने पूरे प्रदेश के अंदर पूरे देश के अंदर जो फॉर्मेट तैयार किया वो हमको दिया। वहीं मंगलौर उपचुनाव के लिए बीजेपी के टिकट पर चौधरी राजेंद्र सिंह की चर्चाएं काफी चल रही है। चौधरी राजेंद्र सिंह ने कहा कि वो मंगलौर के लोगों से 1992 से जुड़े हुए हैं, उनके सुख और दुख में हमेशा साथ खड़े रहे और अगर अब भाजपा मंगलौर से चुनाव लड़ने का मौका देती है तो वो इस सीट से जीत के साथ साथ मंगलौर का विकास भी जरूर करेंगे। बहुत अच्छा मंगलौर के लोगों में अपनापन महसूस कराया और हर घर से मंगलौर में मेरा वास्ता है और भारतीय जनता पार्टी का एकमत लोगों का उनके पक्ष में है मतदान करने का मन। लेकिन मैं भी व्यक्तिगत हर घर का वास्ता है वासी से, हर रहने वाले से। मैं समझता हूँ अगर भारतीय जनता पार्टी मुझे मौका देगी तो बहुत अच्छे मतों से उस क्षेत्र के विकास के लिए, सुशासन के लिए मंगलौर की जीत होगी। स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किए जाने की मांग को लेकर कोरोना वॉरियर्स ने देहरादून स्थित स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत के आवास का कूच किया। हालांकि प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने यमुना कॉलोनी गेट पर ही रोक लिया। इससे नाराज प्रदर्शनकारी सड़क पर ही बैठ गए और धरना प्रदर्शन करने लगे। अपनी मांगों को लेकर जमकर नारेबाजी भी की। आंदोलन का नेतृत्व कर रहे कोविड कर्मचारी संतोष का कहना है कि वो लंबे समय से स्वास्थ्य विभाग में एक समायोजन की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी मांगों को अनसुना कर रही है। वहीं प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस का समर्थन भी मिल रहा है। आप जैसे कि आपने पहले भी हमें दिखाया है सर, 110 दिन की हमारी भूख हड़ताल चली, 240 दिनों में धरना स्थल पे हो चुका। तो कब हम जागेगी ये सरकार? हमने 3 साल रोजगार मतलब उस महामारी में काम करा था, तो आज ये दिन देखने के लिए करा था कि आज हमें ये दिन देखकर सड़कों पर आना पड़े। हम ये उत्तराखंड के बच्चे हैं जिन पर आप इतनी पीड़ा बरसा रहे हो। एक टाइम पे जब हम काम नहीं करे तो कभी फूलों की वर्षा होती थी, कभी कोविड योद्धा, कोरोना योद्धा के नाम पे हमें उकसाया जाता था, तुम काम करो। आज जब हमने उत्तराखंड की जनता को, उत्तराखंड को एक सुदृढ़ स्थिति में लाके आज हम पे लात मार दी है। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कोविड काल में जिन लोगों ने इस प्रदेश की में सेवा की और विपरीत काल में सेवा की और संकट काल में सेवा की, उन कर्मचारियों के साथ सरकार का व्यवहार बहुत ही निंदनीय है। सरकार को चाहिए था कि अगर उनको कहीं न कहीं एडजस्टमेंट देते। हर जगह पे इन्होंने संविदा में कर्मचारी रखे हैं, आउटसोर्सिंग से रखे हैं, वो लोग भी आउटसोर्सिंग से रखे गए थे, तो उनको बाहर करना बहुत ही गलत काम है और कांग्रेस पार्टी उनके साथ है। वहीं हल्द्वानी के बनभूलपुरा में हुई हिंसा में पेट्रोल बम का प्रयोग सामने आने के बाद पुलिस सख्त रुख अपना रही है। पर्वतीय पेट्रोलियम एसोसिएशन के प्रशासन से कहा है कि बिना आधार कार्ड और प्रूफ के पेट्रोल पंपों से किसी भी व्यक्ति को बोतल या जरकिन में पेट्रोल नहीं दिया जाएगा। वहीं नैनीताल के एसएसपी प्रहलाद मीणा ने कहा कि हल्द्वानी हिंसा में पेट्रोल बम का प्रयोग होने के बाद ये सुनिश्चित कराया जा रहा है कि किसी भी पेट्रोल पंप में बोतल में पेट्रोल ना दिया जाए और अगर ऐसा होता है तो उस पेट्रोल पंप पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हाँ, कभी कभी अपरिहार्य परिस्थिति में किसी लेडीज़ की, किसी बच्ची की स्कूटी खड़ी हो जाती है रास्ते में या किसी बुजुर्ग की बाइक खड़ी हो जाती है, वो मजबूर हो जाता है, तो उस पे हमारा ये सुझाव था जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी को कि आप एक ऐसा आदेश निर्गत करें कि अगर कोई ऐसी मजबूरी का आदमी आ जाता है तो पेट्रोल पंप में हमारे पास एल्युमिनियम का कंटेनर उपलब्ध रहता है, उसमें वो अपनी आईडी दे करके और फ़ोन नंबर दे करके और उस कंटेनर की सिक्योरिटी जमा करा करके वो पेट्रोल ले जाए। वो ऐसी अपरिहार्य परिस्थिति में दिया जाए जैसे कि पंप के सेलमैन को या स्वामी को, मैनेजर को पता लगे कि हाँ वास्तव में इसको परेशानी है।
देखिए, इस प्रकरण के बाद में हमने खास तौर से कुछ पेट्रोल पंप है उनका सीसीटीवी फुटेज उठाया है और ऐसे पेट्रोल पंप जो इस तरीके से खुले में पेट्रोल दे रहे हैं लोगों को, उनके खिलाफ हम अपने स्तर से और जिला प्रशासन के स्तर से भी कार्रवाई करवा रहे हैं ताकि भविष्य में इस तरीके से पेट्रोल का दुरुपयोग नहीं हो और इस तरीके की घटनाओं में पेट्रोल यूज नहीं हो। महिलाओं को कब तक चिन्हित या गिरफ्तारी कब तक उनके साथ? देखिए, प्रारंभिक जो फुटेज हमें मिले हैं उसमें कुछ महिलाएं जो है उन्होंने बुर्का पहन रखा है, लेकिन हम इनको चिन्हित करने का प्रयास कर रहे हैं और कुछ और लोगों की मदद ले रहे हैं। तो जैसे महिलाएं चिन्हित होती है उनकी भी हम गिरफ्तारी तत्काल करेंगे। प्रदेश की खबरों में इतना ही, फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत, नमस्कार। हल्द्वानी हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक गिरफ्तार। दिल्ली से हुई अब्दुल मलिक की गिरफ्तारी, 8 फरवरी से चल रहा था फरार। उत्तराखंड में यूसीसी लागू करने की तैयारी शुरू। देहरादून में हुई रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी की पहली बैठक। 3 उप समितियां करेंगी समान नागरिक संहिता के कानूनों को अमल में लाने पर होमवर्क। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने के निर्देश। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने ली अधिकारियों की बैठक। आम नागरिकों को असुविधा से बचाने के निर्देश। और कोरोना वॉरियर्स ने सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा। स्वास्थ्य मंत्री के आवास का किया घेराव। स्वास्थ्य विभाग में समायोजित किए जाने की मांग।